सीएम धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री का प्राप्त हुआ मार्गदर्शन। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान धामी ने जौनसार भाबर क्षेत्र में इस बारे में विस्तृत चर्चा की। महासू देवता मंदिर क्षेत्र को विकसित करने का किया आग्रह। प्रतिमा की भेंट। नई दिल्ली दौरे पर सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्री से प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर की विस्तृत चर्चा। नई दिल्ली के एम्स में पहुंचकर सीएम धामी ने घायलों का जाना हालचाल। विंसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि की चपेट में आने से घायल हुए वनकर्मियों के परिजनों से की भेंट। आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोकतंत्र के प्रहरियों को सीएम धामी ने किया नमन। कहा, देश के लोकतंत्र पर कलंक लगाकर संविधान को ताक पर रखकर कांग्रेस ने थोपा था आपातकाल। और जुलाई और अगस्त में बंद रहेगी आदि कैलाश यात्रा। पर्यटन विभाग ने लिया बड़ा अपडेट। कैलाश यात्रा का 26वां दल आज पहुंचा आधार शिविर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में पानी का संकट गहरा रहा है। बागेश्वर शहर के लोगों की प्यास बुझा पाने में जिला प्रशासन के आधे अधूरे वादे और आधे अधूरे इंतजाम बागेश्वर की जनता के लिए नाकाफी हैं। पानी की समस्या से दो चार होते बिलौना और महेंद्र बुंगा के लोगों ने अर्जुन देव के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय के बाहर कनिस्टर बजाकर अपना विरोध प्रकट किया है। अर्जुन देव का कहना है कि बागेश्वर में दो नदियां बहती हैं, फिर भी बागेश्वर शहर के लोग गर्मी से और प्यास से भटक रहे हैं। बागेश्वर शहर के लिए लंबे समय से बन रही पानी की टंकी अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आ पाई है। बागेश्वर विधायक पार्वती दास के कोरे आश्वासनों से बागेश्वर शहर में उपजी पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। आज बड़े दुख के साथ मुझे इस बात को करने की आवश्यकता पड़ रही है और ये कदम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है कि पूरे बागेश्वर जनपद में सरयू गोमती नदी बहती है और नगर में पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। लोग एक एक दो किलोमीटर दूर घंटों लाइन लगाकर जो है पानी सर में ढो के लेकर आ रहे हैं। महेंद्रबुंगा में मेरा गृह गाँव है, वहाँ पर 5-7 साल पहले पेयजल की टंकी बनी हुई है। हमारे गाँव में हमारी भूमि में टंकी बनी हुई है पीने की, लेकिन हमें पीने का पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हम लोग घंटों 2-2 किलोमीटर दूर से सर में पानी लाकर ढो रहे हैं। बड़ा घोटाला किया है, लाखों करोड़ों की योजना का इन लोगों ने धांधली की है। सब भ्रष्टाचार हो चुका है। यहाँ पे जनपद वासियों को जगाने के लिए, विभाग को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए आज मजबूरन हमारे पूरे महेंद्रबुंगा की टीम और जनपद वासियों ने जो है कंटर बजाकर सरकार और शासन प्रशासन को जगाने का काम किया। रुक करेंगे अगली खबर लक्सर से, जहां प्रधान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लेखपालों का धरना जारी है। 12वें दिन भी ये धरना जारी है। अधिकारियों द्वारा की गई 2 दौर की वार्ता भी विफल रही है। लेखपालों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि अब शीघ्र ही प्रधान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो यह आंदोलन जिले से निकलकर पूरे प्रदेश में फैलेगा। आपको बता दें कि लक्सर तहसील के अंजू कंबोज की प्रतापपुर गांव के पास ग्राम प्रधान रोनिक सिंह व उसके सहयोगियों ने उसकी पिटाई कर दी थी जब वह अवैध खनन के मामले में जांच करने गया था। इस मामले में ग्राम प्रधान सहित कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस लगातार ग्राम में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन वह आज तक आपको बता दें उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेखपाल संघ व राजस्व विभाग सहित संगठन लेखपालों के साथ धरने पर बैठकर आंदोलनरत है। इनका आरोप है कि पुलिस इतना समय बीतने के बाद भी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं जांच कार्यों में हिलाहवाली की जा रही है। लेखपालों द्वारा आज फिर धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की गई और ऐलान किया गया कि यदि शीघ्र प्रधान के सहयोगी गिरफ्तार नहीं हुए तो आंदोलन प्रदेश भर में किया जाएगा। देखिए, कल एसपी सिटी महोदय और उपजिलाधिकारी महोदय और सीओ लक्सर महोदया, इनके साथ हमारी वार्ता हुई और इनके द्वारा जो है हमें विभिन्न प्रकार के आश्वासन दिए गए कि हम लोग इसमें पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाए और जो खनन की उनकी शिकायत है, खनन के उसमें शिकायत में भी जांच हो रही है और जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार दंड अधिरोपित करने की कार्रवाई की जा रही है।
और शीघ्र ही उनके द्वारा जो आरोपी ग्राम प्रधान है उनका जो अवैध अतिक्रमण है वो अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए उसको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा रही। ये सारी इन्होंने हमें आश्वासन दिए, लेकिन ये अभी तक हम 11 तारीख की घटना है और आज 25 तारीख हो गई है, 14 दिन इसको हो गए हैं इस घटना को, और ये आश्वासन पे आश्वासन हमें दिए जा रहे हैं, लेकिन इन आश्वासनों पे हमें अभी जब तक ये कार्रवाई धरातल पर नहीं दिखती और जब तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, हम सभी संगठनों का एक मत और एक राय से यही विचार है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग किसी भी उस पर अपने आंदोलन को पीछे खींचने वाले नहीं हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। स्वास्थ्य विभाग ने कस्बा लंढोरा में अवैध रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल पर छापेमार कार्रवाई करते हुए एक हॉस्पिटल को मौके पर ही सीज किया है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल पर छापेमारी कार्रवाई की है। को एसीएमओ की कार्रवाई की कस्बे में संचालित अवैध हॉस्पिटलों को भनक लग गई। कार्रवाई से पहले ही सभी हॉस्पिटल स्वामी ताला बंद कर फरार हो गए। सीएमओ ने अवैध रूप से संचालित स्टेशन रोड स्थित न्यू भारत हेल्थ केयर मौके पर सीज कर दिया। लोकनायक नर्सिंग होम को नोटिस दिया है। मरीज तीमारदारों द्वारा सीएमओ सर को सूचना दी गई कि बिना डॉक्टरों के अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में सीएमओ सर के तत्वाधान में हमारे सीएमओ सर और मैं और हमारी टीम के द्वारा आकस्मिक छापे लगाए गए और चेक किया गया कि जहाँ जहाँ अस्पताल हैं, जिन जिन अस्पतालों में उनका सीए का जो रजिस्ट्रेशन होता है क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट में, वो है या नहीं है। कहीं के पास कुछ नहीं पाया गया तो उनको तत्काल हम लोगों ने बंद करा दिया और 50,000 का प्रथम उनके पास जुर्माना लगाया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर मलिन बस्तियों में अतिक्रमण करने वालों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन बनाए गए हैं। वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण नियमानुसार अवैध करार दिए गए हैं। इन्हीं मकानों को नगर निगम, एमडीडीए प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में तोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों भी शहर में इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। राजपुरा क्षेत्र के काठ बंगला क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था। सुबह हम 9 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा यहाँ से सभी को फोन गया हुआ था कि सब लोग मौके पर वहाँ पर जहाँ पर ये अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है वहाँ पर हम लोग सभी वहाँ पर पहुँचेंगे उनको। तो चूँकि हमारे मसूरी विधानसभा का क्षेत्र था काठ बंगला और रायपुर के उसके नदी के उस पर रायपुर विधानसभा भी पड़ता है, लेकिन दोनों जगह के क्षेत्रीय न वहाँ के विधायक मौजूद थे और न वहाँ के जनप्रतिनिधि। और हम लोग वहाँ पर हम लोग का कहना का तात्पर्य ये है कि अगर वो क्षेत्र अवैध था तो वहाँ पर रोड क्यों बनवाया गया, क्यों पानी बिजली का कनेक्शन दिया गया, क्योंकि विकास कार्य हम लोग पूर्ववर्ती सरकार ने भी वहाँ पर विकास कार्य करे हम लोगों के माध्यम से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश भर के सभी जनपदों से वन निगम कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर वन विकास निगम में 14वें दिन अपना धरना जारी रखा। अपनी मांगों को लेकर 800 से अधिक कर्मी कार्य बहिष्कार कर धरने पर चल रहे हैं। कर्मचारी अपनी वित्तीय वर्ष की स्वीकृति साथ ही अप्रैल माह से वेतन जारी करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि पूर्व में स्वीकृत वन निगम से ही मिल जाया करती थी, लेकिन इस बार इसे शासन को सौंप दिया गया है, जो अभी तक लंबित चल रही है। आक्रोशित कर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ आगामी 7 जुलाई को प्रदेश भर में तालाबंदी की जाएगी। कार्यालय में पद पे हूँ और मैं 2001 नवंबर 2001 से कार्यरत हूँ वहाँ पे। पहले मैं पहले नहीं था, मैं आउटसोर्स से, मैं विभागीय संविदा से था वहाँ पे। वन विकास निगम में आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, जहां वेतन और आगे रिन्यूअल संबंधी मामलों को लेकर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। वहीं वन निगम का कहना है कि आख्या जो है शासन पे गई है और जब तक शासन से संतुष्टि नहीं मिलती तब तक इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम लोग यहाँ 13 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग 805 कर्मचारी हैं जो सब धरने पे बैठे हुए। जैसे जैसे जिसका हो पा रहा है वो आके धरने में बैठ रहा है। सभी की शारीरिक स्थिति खराब हो रही है, मतलब घर चलाने में दिक्कत आ रही है लोगों को, काफ़ी प्रॉब्लम। हमारी एमडी सर से वार्ता हुई है, एमडी सर ने भी यही बोला है कि जो भी निर्णय होगा शासन से होगा
मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अधिकारियों के साथ कल्याणी नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में नदी का बहाव तेज हो जाता है तथा जल भराव होता है, इसलिए अटरिया पुलिया से नदी के डाउन स्ट्रीम आवास विकास, बृहस्पति मंदिर व खेड़ा पुलिया तक वर्षा काल में नदी के बहाव व फैलाव को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए हटाने के निर्देश सिंचाई विभाग व नगर निगम को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस हेतु 26 जून बुधवार को कल्याणी नदी में अतिक्रमणकारियों के साथ बैठक कर उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु 3 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया गया है। उसके बाद जेसीबी लगाकर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, उप नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल, अधिशासी अभियंता आदि मौजूद रहे। ये आज सरपुली रेंज में खिनालोली बीट जो हमारा क्षेत्र है उसमें रामगंगा नदी को पार अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सरफदुली रेंज में गश्त कर रहे एक वन दारोगा पर नदी पार करने के दौरान मगरमच्छ ने हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल वनकर्मी को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरफदुली रेंज के रेंजर बिंदर पाल ने बताया कि 55 वर्षीय वन दारोगा अब्दुल सलाम 4 अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर निकले थे। उन्होंने बताया कि इसी बीच खिनानौली बीट के समीप सभी कर्मचारी रामगंगा नदी पार कर गश्त करने के लिए नदी को पार कर रहे थे। इसी बीच अचानक मगरमच्छ ने अब्दुल सलाम पर हमला बोल दिया। मगरमच्छ के हमले के बाद उक्त कर्मचारी ने जब शोर मचाया तो साथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने अब्दुल सलाम को बमुश्किल मगरमच्छ से छुड़ाया। ये आज सरपुली रेंज में खिनालोली बीट जो हमारा क्षेत्र है उसमें रामगंगा नदी को पार करते समय गश्त के दौरान ये क्रोकोडाइल ने हमारे फॉरेस्टर हैं वन दरोगा अब्दुल सलाम, उनके ऊपर हमला किया और ये पूरी गश्ती टीम गश्त करने जा रही थी पार वाले क्षेत्र में, गंगा के पार वाले क्षेत्र में। तो क्रोकोडाइल ने उनको पकड़ करके बाइट किया है। मतलब ये है कि ज़्यादा घायल नहीं हुए, उनकी जान बच गई और उनको तत्कालीन उपचार के लिए रामनगर चिकित्सालय में लाया गया है। अभी वो सुरक्षित हैं, उनकी उपचार चल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार द्वारा लगातार बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमबीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में राजभवन की कार्यप्रणाली से आक्रोशित होकर तहसील का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर की गैर मौजूदगी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी खीम सिंह को सौंपा। लेकर के और हमारा आक्रोश आज राजभवन के खिलाफ है, क्योंकि राजभवन बिल्कुल सोया हुआ है। राजभवन की निंद्रा नहीं टूट रही है, इतना जनता पीस रही है और आप समझ सकते हैं बिजली के दाम साल में 2-2 बार बढ़ रहे हैं। लेकिन राजभवन किस भूमिका में क्या चाहता है ये हमारी समझ से बाहर है। इसको संज्ञान लेना चाहिए। तमाम जनसंघर्ष मोर्चा लगातार लगाया कि लाइन लॉसेज हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, कभी स्लैब के नाम पर, कभी फिक्स चार्जेस के नाम पर जनता को लूटने का जो काम किया रहा है, राजभवन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ राजभवन को बिल्कुल भी प्रदेश की जनता की फिक्र नहीं, सिर्फ बुके लेने देने का काम, खाली अपना फॉर्मेलिटी करती कार्यक्रमों में जाके, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाके फॉर्मेलिटी कर रहे। अरे उनका अंकुश लगना चाहिए इस प्रदेश के ऊपर कि सरकार क्या कर रही है। सरकार निरंकुश की हो रही है, अधिकारी निरंकुश की हो रहे हैं। इतना लाइन लॉसेज उसको कम कौन करेगा? क्यों चाबुक नहीं चला रहे हैं विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर, राजभवन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर में बाहर से आए व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें किराएदारों के सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही जो ऐसे किराएदार या मकान मालिक है जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है, उन पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने ऐसे 300 से अधिक मकान मालिकों पर किराएदारों का सत्यापन न कराने पर चालान की कार्रवाई की है, जिसमें 39 लाख रुपए से अधिक का चालान किया गया है।
देखिए, सत्यापन अभियान एक प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि बाहर से लोग आकर संदिग्ध लोग बस गए और कहीं ना कहीं अपराध में या किसी अन्य गैर ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं जो कहीं अपराध में शामिल हो जाते हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर के उन इलाकों में जहां पर इस तरह की बस्तियों में लोग बस गए हैं या ऐसी जगहों पर किराए पर रहने की संभावना है जहां पर उनका सत्यापन नहीं, तो उसको देखते हुए बृहद स्तर से लगातार ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो चूंकि पुलिस एक्ट में प्राविधान है कि कोई भी मकान मालिक किराएदार रखेगा तो उसका सत्यापन करना आवश्यक है, न करने पर उस पर नगद 5,000 या 10,000 कोर्ट का चालान इस पर किया जा रहा है। और जो ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं किया या जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं उनकी पहचान का, उनको थाने लाया जा रहा है। थाने के बाद पूछताछ की जा रही है संबंधित जिस जगह को बिलोंग करते हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के मामले को लेकर जेके फैक्ट्री के गेट के सामने चल रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर अब किसान यूनियन, पटेल गुट के अलावा कांग्रेस नेता व भाजपा नेता सहित अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है। कल की हमारी रणनीति जो होगी, कल की रणनीति होगी, हम 10 बजे यहाँ से काली पट्टी बांध कर एक झल्लूस के रूप में मौन, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं बोलना। हम पुल की ठोकर तक जाएंगे और पुल की ठोकर पता आने का हम यहाँ बैठ जाए। कल फिर हम आने को कोई निर्णय करेंगे, इसी मंच का निर्णय होगा, सबकी सलाह लेकर हम तभी निर्णय करते हैं। परसों बहुत अच्छा निर्णय होगा, जो आज बताया इससे अच्छा निर्णय परसों होगा, और जो परसों का निर्णय होगा वो सभी अच्छा होगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे वित्त शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आपातकाल को काला दिवस पर मंडल द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन व अवलोकन किया। आपातकाल दिवस पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में उन्होंने 25 जून 1975 में लगाए गए आपातकाल की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यातनाएं देने के बाद आपातकाल लागू कर उन्हें गिरफ्तार करवाकर उन्हें जेल में ठूसा था। देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। आज यही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम और नगर पालिका चुनाव के लिए उन्होंने 3 माह का समय मांगा है, जिसमें मतदाता सूची और आरक्षण सूची को पूरा करने का काम किया जा रहा है। सूची बनाने का काम पूरा होते ही प्रदेश में नगर पालिका व नगर निगमों के चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। नगरी नैनीताल में जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्ष जी ने यहाँ उस समय के दौर की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है, ताकि जो आने वाले, चाहे वो पर्यटक हों, चाहे हमारे स्थानीय लोग हों या पार्टी कार्यकर्ता हों, अन्य लोग हों, आप जैसे तमाम सम्मानित लोग हों, वो देखें किस प्रकार की यातनाएं उस समय 1975 में आज के दिन जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे कैसे यातनाएं हमारे तमाम उन विपक्षी नेताओं को दी थी, कार्यकर्ताओं को दी थी। लाखों लोग उस समय गिरफ्तार किए गए थे, मीसा में उनको बंद किया गया था, 19-20 महीने लोग जेल में रहे। ऐसे ऐसे दौर आए कि जब उनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट ही नहीं किया गया, जो यातनाएं उनको दी गई, जिसमें उनके प्लास से जो है नाखून खींच लिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र से 2 नाबालिग बच्चियों को एक दूसरे समुदाय के नाबालिग लड़के द्वारा अपने साथ ले जाने के प्रकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रोष भी जता चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस विधायक सुमित हृदय सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मामले के खुलासे के लिए एसएसपी के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर एसएसपी प्रहलाद मीणा से मिले। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा कि इस मामले में पुलिस बच्चियों को जल्द सकुशल बरामद कर जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ जो लोग करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बात नहीं है भैया, आज हम सभी लोग यहाँ पे
कप्तान साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो हल्द्वानी क्षेत्र हल्द्वानी में वनबुला क्षेत्र से जो 2 नाबालिग लड़कियां गुम हुई हैं। तो उनसे हमारी यही कहना है कि अगर हम देखना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप कहीं से भी हम सुन पा रही हैं या देख पा रही हैं। चिंता जताई। देखिए, सबसे पहले हमारी सद्भावना दोनों बेटियों के साथ है, उनके परिवार के साथ है। आज बड़े दुख का घड़ी है, आज वो कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ ऐसे कठिन समय पे खड़ी है। साथ ही साथ कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि नैनीताल पुलिस जल्दी खुलासा करके और कोई भी जो दोषी होगा उस पर सख्त तो कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ हमारी जो बच्चियां हैं उन्हें बाकुशल अपने घर पहुंचा देगी। बरामदगी के लिए टीमें भेजी हुई है और सभी लोग लगे हुए हैं। 5-6 टीमें बना रखी है। थाना अध्यक्ष जो है बनहुलपुरा वो भी जा रखे हैं और उनके साथ बाकी टीमें लगी है, एसओजी की टीमें लगी है। हमारी उम्मीद है कि जल्दी ही लड़कियों की बरामदगी कर ली जाएगी। देखिए, हम सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि सब लोग धैर्य बनाए रखें। बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उनकी बरामदगी के लिए पुलिस भरसक प्रयास कर रही है और बच्चियों को सकुशल लाने के लिए हम लोग अपने लोगों को बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बच्चियां सकुशल वापस हम लेके आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जल धाराओं, जल स्रोतों, पर्यावरण संरक्षण सहित नदियों में मंडरा रहे खतरों और पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह पूर्व में दिए गए आदेशों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि भी नियत की है। देखिए, रीनू पॉल जो देहरादून की एक समाज सेविका हैं, अजय नारायण शर्मा और उर्मिला थापा, इन सब की जनहित याचिकाएं एक साथ क्लब करके माननीय उच्च न्यायालय सुन रही है, जो देहरादून की विभिन्न नदियों, जलधाराओं और देहरादून में जलवायु परिवर्तन, ये सारी जो चुनौतियां हो रही हैं, इनके संदर्भ में है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश इसमें पारित किया है। वह ये है कि पूर्व में एक अन्य जनहित याचिका में 10 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से यह कहा था कि आप एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाएं उत्तराखंड के सभी अर्बन एरियाज की। मामला शुरू देहरादून से हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए उसको उत्तराखंड कर दिया था। सारे अर्बन एरियाज का सर्वे कराएं, जो सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कराना था मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को, जिसमें जलवायु परिवर्तन की स्थिति, नदियों की स्थिति, नालों की स्थिति, गदेरों की स्थिति और एयर क्वालिटी, इन सब पैमानों पर एक विस्तृत सर्वे कैरी आउट करना था और यह सर्वे प्रत्येक 2 वर्ष में होना था। यह आदेश नवंबर 2021 का था। तो आज इसका उल्लेख करके माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार से बोला है कि जो मुख्य सचिव को एक्शन कैरी आउट करना था पूर्व के आदेश के संदर्भ में, उसका आज का स्टेटस क्या है।